सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका निभाई। जो हमारे बड़े लेखक हुए, चाहे वो कबीरदास हों, तुलसीदास हो, अज्ञेय हों या और बड़े जो संत हैं या लेखक हैं, राजभाषा का दर्जा होने के बावजूद तमाम जो करिकुलम के काम है, चाहे वो संसद का काम हो या पॉलिटिकल बाकी के सिनेरियो हो या बाकी के आप सेगमेंट में देखें, हिंदी भाषा में वो सब चीज़ें हो रही हैं। भारतीय सभ्यता की विराट धरोहर में यदि कोई अनंत वाणी है तो वो हिंदी है। ये केवल एक भाषा नहीं, ये हमारी परंपराओं की प्राणवायु है, हमारे वेदों की गूंज है, संत काव्य की रसधारा है और स्वतंत्रता संग्राम की रणभेरी भी। हिंदी वो शक्ति है जो संस्कृति को जोड़ती है, अस्मिता को संजोती है और राष्ट्रबोध को प्रज्वलित करती है। आज इसी अमरधारा पर विमर्श करने हेतु हमारे साथ उपस्थित हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय कुमुद शर्मा जी, जिनका प्रज्ञा प्रदीप न केवल शिक्षा जगत को अवलोकित कर रहा है अपितु संस्कृति, अस्मिता और विचारधारा के गहनतम आयामों को भी प्रकाशित करता है। स्वागत कीजिए कुमुद शर्मा जी का। कुमुद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुमुद जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका निभाई थी। प्रभा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है जी। देखिए, स्वाधीनता आंदोलन का जो दौर था, उस दौर में हिंदी भाषा का, हिंदी साहित्य का, हिंदी पत्रकारिता का और स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास एक ही तरह से मतलब लिखा गया, साथ साथ लिखा गया, आप कह सकते हैं जी। और स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई लड़ने में जी। हिंदी भाषा का और साहित्यकारों का जी। बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी अंग्रेज साम्राज्यशाही से जी। युद्ध का एक बहुत बड़ा अस्त्र बनी थी। जी। जब ये बात आई कि हमें पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय चेतना का संचार करना है और एक ऐसी भाषा हमको चाहिए जिसमें हम पूरे राष्ट्र को एक कर सकें, जी। तो वो भाषा थी हिंदी। जी। और स्वाधीनता आंदोलन का जो दौर था, वो उसमें हिंदी को परिष्कृत परमार्जित करने का बीड़ा उठाया गया। जी। और आप याद कीजिए कि मैंने कहा ना, साहित्यकार और पत्रकारों के बीच में कोई विभाजक रेखा नहीं थी। जो साहित्यकार थे वो पत्रकार थे, जो पत्रकार थे वो साहित्यकार थे। जी। और पत्रकारिता को लिटरेचर इन हेस्ट कहा जाता था। तो अब आप देखिए कि मैं नाम अगर आपको गिनाऊं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। प्रताप नारायण मिश्र जी। बालकृष्ण भट्ट जी। और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमखन, जी। आप और आगे आइए, निराला जी। छायावाद के चारों ने पत्रिका निकाली। जी। चांद निकली उस समय, जिससे महादेवी वर्मा भी जुड़ी हुई थी। जी। तो पत्रकारिता के फलक पर भी हिंदी की पूरी विकास यात्रा की कहानी लिखी गई। स्वाधीनता आंदोलन आगे बढ़ रहा था और उसी के साथ साथ हिंदी की विकास यात्रा भी आगे बढ़ रही थी। तो हिंदी तो उस समय हथियार बनी थी, हिंदी उस समय एकता की भाषा बनी थी पूरे देश भर में। हम महाराष्ट्र में बैठे हैं जी। तिलक ने नारा क्या दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। सुभाष चंद्र बोस बंगाल से थे जी। उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बाबूराव विष्णु पराड़कर भी मुझे याद आ रहे हैं जी। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी, बड़ी सुंदर पंक्तियाँ जी। उन्होंने कहा कि जातीय आत्मा, यानी हमारी जो अस्मिता है जी, सार बता रही हूँ जी, जातीय आत्मा, हमारी जातीय आत्मा, हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारी मानसिक विशेषताएं और हमारे उच्चारण, वो एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि आप उनको अलग नहीं कर सकते जी। कहने का मतलब ये था कि हमारी जो भाषा है जी, वो हमारी अस्मिता है जी। हम भारतीय अपने को जिन ढांचों में पहचानते हैं, वो ढांचा हमारी भाषा का है जी। और उस समय इस पहचान को उभारा गया जी। जो हमारे बड़े लेखक हुए, चाहे वो कबीरदास हो, तुलसीदास हो, अज्ञेय हो या और बड़े जो संत हैं या लेखक हैं, उन्होंने हमेशा जन सरोकारों से जुड़े हुए विषय या मनोविज्ञान या दर्शन पर ही काम किया, या फिर सत्ता के भी कभी वाहक वो लोग रहे?
आपके सवाल के जवाब में मैं राधा कृष्णन जी की कुछ पंक्तियां दोहराना चाहूँगी। जी। उन्होंने कहा था कि हमारा हजारों वर्षों का जो सांस्कृतिक इतिहास ये दर्शाता है कि एकता का जो सूक्ष्म धागा जो अनंत विविधताओं से होकर गुजरता है, जी। वो किसी सत्ता के जोड़ देने से नहीं बुना गया है। जी। वो भविष्य दृष्टाओं की जो दृष्टि है, जी। संतों की जो चेतना है, जी। और हमारे जो कवि कलाकार हैं उनकी कल्पनाओं का परिणाम है। और यही माध्यम है जिनका कि आप राष्ट्र के विकास में जी। वो सहायक हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। जी। तो हमारे जो संत हैं, संत साहित्य आप जिसको कह रहे हैं, भक्तिकाल का जो साहित्य है, वो अगर आप उठा करके देखें तो भारत के किसी भी प्रांत का हो, जी। चाहे वो कबीर हो, जी। हम यहाँ बैठे हैं तुकाराम हो, नामदेव हो, जी। चाहे गुजरात की तरफ चली जाए नरसिंह मेहता हो, जी। आप देखेंगे सबने एक ही तरह की आवाज़ दी है। जी। समाज को समरस बनाने की दिशा में, जी। सबको एकजुट करने की दिशा में, जी। सबके भीतर सामंजस्य की चेतना लाने की दिशा में, जी। सबने एक ही तरह से लिखा है। जी। तो जो भारतीय साहित्य है, जी। वो चाहे भक्तिकाल का हो, मध्यकाल का हो, आधुनिक काल का हो, अगर आप देखेंगे तो पूरे भक्ति साहित्य के बीच में या भारतीय भाषाओं के बीच में एकात्मकता का जो सूत्र है वो उसका सांस्कृतिक बोध है। हम अलग अलग प्रांतों में बसते हैं, हमारी भाषाएं अलग अलग है, हमारी रीति रिवाज अलग है, लेकिन हम अपनी जो महान परंपराएं हैं, हमारा जो इतिहास बोध है, हमारा जो स्मृति बोध है, हमारे जो अपने रचनात्मक स्रोत है, महाभारत है, रामायण है, उनसे एक ही जैसा नाता महसूस करते हैं। वह हमारा नाता अलग अलग नहीं है। जी मैम, ये बात तो सारे लोग स्वीकारते हैं कि जो हिंदी साहित्य है या हिंदी भाषा है वो हमारी परंपराओं की प्राणवायु है। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, हम बहुत ही समृद्ध और बड़ा वैभव प्रतीक अपने आप को फील करते हैं। बट सवाल मेरा आपसे ये है, इस सब वैभवशाली इतिहास और हिंदी के बीच इंग्लिश का जो वर्चस्व है आज के ज़माने में, इस वर्चस्व के बीच हिंदी का अस्तित्व कहाँ खड़ा है? इतनी अच्छी जगह से आपने शुरू किया, आपने वेद की बात की, मैं संस्कृत से लूँगी इसको। जी। हमारे वेद हैं, वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, जी। महाभारत का ही अंश है गीता, जी। लेकिन वो उसको हम एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी ले लेते हैं, जी। और उसकी गूंज तो अगर आप देखें तो पूरे विश्व में गई है, जी। संस्कृत को हम देववाणी कहते हैं, अमृतवाणी कहते हैं, जी। वो संस्कृत और हिंदी, ये आप समझिए कि आपने ठीक कहा कि प्राणवायु है, जी। और ये भारत का हृदय है, जी। और भारतीय जो मूल्य हैं वो यहीं से आए हैं। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, वसुधैव कुटुम्बकम। हिंदी में बात करें तो परहित सरस धर्म नहीं भाई, ये सारे मूल्य भारत ने दिए हैं, जी। तो जो मूल्यों की संपदा है, आप देखिए वो हमारी भाषा में समाहित है। जो आपका दूसरा सवाल था, जी, कि अंग्रेजी का वर्चस्व, जी, तो मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि अंग्रेज़ी का वर्चस्व तो आप नहीं कहेंगे भारत में, क्योंकि यहाँ हिंदी बोलने वालों की संख्या अंग्रेज़ी बोलने वालों से बहुत ज़्यादा है। नहीं मैम, हिंदी को लेकर स्ट्रगल तो ऑब्वियसली है, लेकिन जो नई शिक्षा नीति अभी गवर्नमेंट की 2020 में आई है, उसमें हिंदी के सम्मान को लेकर या उसके गौरव को लेकर क्या प्रावधान है, उसके बारे में थोड़ा केवल हिंदी को ही लेकर के नहीं है, पूरी भारतीय भाषाओं के संरक्षण संवर्धन की बात उसमें अंतर्निहित है, जी। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है, एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है ये, जी। और ये जो शिक्षा नीति है, मैं आपको बता दूं, इसका बहुत जोरदार स्वागत हुआ है, और स्वागत के अनेक कारण हैं, जी। उसका कारण ये भी है कि ये एक सांस्कृतिक बोध का पूरा पैकेज लेकर के आई है, जी।
इसने ये स्वप्न दिखाया है कि कैसे हमारा जो परंपरागत ज्ञान है भारत का, भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसको लेकर के भी, और वर्तमान स्थितियां हैं उसके अनुकूल, और जो तकनीकी ज्ञान है जी उन सबका समन्वय करके हम कैसे आगे बढ़ेंगे जी और जब हम यहाँ से निकले जी तो कैसे हम कौशल विकास में भी इतना आगे बढ़ चुके हों कि आपके सबके पास काम हो हमारे पास। जी और सबसे बड़ी बात कि इसने भारत के हर बच्चे को जी शिक्षा की तरफ जो उन्मुख है जी उसको ये अधिकार दिया है जी कि आप अपनी मातृभाषा, जी आपकी जो भारतीय भाषा, स्थानीय भाषा है, उसमें भारतीय भाषाओं में, हिंदी और भारतीय भाषाओं को आप शिक्षा का माध्यम बना सकते हैं और आपकी हर तरह से सहायता की जाएगी। अगर आपको ये लगता है कि अंग्रेज़ी की किताबें मतलब ज्ञान विज्ञान की किताबें जो है अंग्रेज़ी में ज़्यादा हैं, तो आपको अनुवाद करके भी उसका उपलब्ध कराया जाएगा। जी। तो इस दिशा में हम सार्थक कदम बढ़ा चुके हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो ऑलरेडी है, बट क्या आप ये मानती हैं कि वाकई में राजभाषा का दर्जा होने के बावजूद तमाम जो करिकुलम के काम है, चाहे वो संसद का काम हो या पॉलिटिकल बाकी के सिनेरियो हो या बाकी के आप सेगमेंट में देखें, हिंदी भाषा में वो सब चीज़ें हो रही हैं? थोड़ा लंबा हो जाएगा इसका उत्तर। ऐसा है कि मैं बहुत समय से जुड़ी हुई हूँ। कुछ हिंदी सलाहकार समितियों की, मंत्रालयों की समिति की सदस्य भी रही जी। और राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भी शामिल रही जी। 2001 से मैं जुड़ी जी। और आज 2025 में मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी। 2001 में 2004 के आसपास, 2001 और 4 के बीच में, तो जब मैंने राजभाषा के परिदृश्य पर सोचना शुरू किया जी। तो उस समय का जो परिदृश्य था उसमें ये था कि अंग्रेज़ी में पत्राचार हो रहा है और अंग्रेज़ी की बैसाखी के सहारे जो है राजभाषा आगे बढ़ रही है। और सबसे ख़राब बात मुझे लगती है कि जो भाषा स्वाधीनता आंदोलन के दौरान एकता की भाषा रही, उसको हमने आज़ादी के बाद जो है प्रतिशत की भाषा बना दिया। हम उसकी 3 महीने में की समीक्षा करते हैं और उसको हम आंकड़ों में कि 40% काम हुआ, 50% काम हुआ, उसमें हम बांट देते हैं। वो प्रतिशत की भाषा नहीं है, वो आपकी आत्मा की भाषा है, आपके वजूद उसमें सुरक्षित रहता है। तो हमने उसको प्रतिशत की भाषा बना दिया, यहाँ पे गलती हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे देश थे जो औपनिवेशिक दास्ता से जब मुक्त हुए तो उनके यहाँ कई भाषाएं बोली जा रही, तो उन्होंने मिनट नहीं लगाया कि सम विषम भाषा में से एक भाषा को चुन लिया कि यही भाषा होगी हमारी, लेकिन हम नहीं चुन पाए। संविधान सभा में बहस की, तो जब हिंदी राजभाषा बन गई वहाँ पर, तमाम बहस के बावजूद, उस बहसों में नहीं जाएंगे, तो ये हुआ कि बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे कि हिंदी राजभाषा बने। वहीं थे संविधान सभा में जी। तो एक सवाल वहाँ से आ गया कि कैसे काम हो सकता है, हम तो अंग्रेज़ी में काम कर रहे हैं। तो जो औपनिवेशिक दास्ता है उससे हम मुक्त नहीं हो पाए, उस मानसिकता से हम बौद्धिक गुलाम बने रहे और उसी का कारण है कि नहीं हम काम नहीं कर पाएंगे। 15 साल का समय दे दिया गया कि 15 साल तक आप अंग्रेज़ी में काम कर सकते हैं, 15 साल के बाद, 15 साल के भीतर हम राजभाषा के स्वरूप में हिंदी को गढ़ लेंगे और फिर रिव्यू होगा, फिर समीक्षा होगी। रिव्यू हुआ फिर? हाँ, समीक्षा होगी, बार मतलब वो चीज़ें जो है, लेकिन अब तक वो कभी कुछ बाधा हो जाती, कभी कुछ हो जाती, लेकिन वो अंग्रेज़ी में कामकाज चलता रहा। लेकिन अब समय है, एक जागरूकता आई है और अब जो पूरे देश भर में जो आह्वान हो रहा है, वो आह्वान ये है कि कई सारे प्रण हमने लिए हैं जी। और उस प्रण में से एक प्रण ये है कि औपनिवेशिक दास्ता के जितने चिन्ह हैं उनसे हम मुक्त होंगे। औपनिवेशिक दास्ता का जो दंश है उनसे हम मुक्त हैं। और उसका दंश एक ये भी है कि हम अंग्रेज़ी की जो मानसिकता है, जिसका जो मायावी आतंक है, जिसको आप कहते हैं अभिजात्य का मानक, उनसे हम मुक्त नहीं हो पा रहे। लेकिन अब समय बदल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने जो अधिकार पा लिया है और जिस तरह से बहुत जागरूक हैं
भारतीय भाषाओं का संरक्षण होगा, संवर्धन होगा, तो मुझे ये लगता है, मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि तमाम भारतीय भाषाओं का, जिसमें हिंदी भी शामिल है, उसका आहत स्वाभिमान हम लौटा के रहेंगे। और विकसित भारत का लक्ष्य हमारे सामने है 2047, और विकसित भारत का लक्ष्य अगर सामने है, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना भी उसके साथ जुड़ी हुई है, तो मैं समझती हूँ कि जब भी किसी देश के स्वाभिमान का सवाल आएगा, सम्मान का सवाल आएगा, भाषा का सवाल उसके साथ जुड़ा होगा। और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना, विकसित भारत की परिकल्पना हिंदी और भारतीय भाषाओं के विकास के बिना संभव नहीं है, और इस दिशा में हमारा देश बढ़ चला है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप मुझे ये बताइए कि वर्तमान जो साहित्य है उसमें एक होड़ है बेस्ट सेलर की। हाँ। तो बेस्ट सेलर की होड़ ने वर्तमान जो हिंदी साहित्य है उसे सतही बना दिया है। बेस्ट सेलर की जो होड़ है, जी। ऐसा नहीं है कि हर लेखक जो है बेस्ट सेलर की पंक्ति में खड़ा हो जाना चाहता है, उस दौड़ में शामिल है। हर लेखक उस दौड़ में शामिल नहीं है। जी। बहुत सारे ऐसे लेखक अभी भी हैं जी। जो इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह से साहित्य नहीं लिख रहे हैं। जी। वो ठहर करके, समझ करके, जब यातना की ज़मीन बिल्कुल पक जाएगी तब वो लिखेंगे। जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि जो लिख रहे हैं। तो बेस्ट सेलर का जो साहित्य, मैं नहीं कहती कि बेस्ट सेलर अगर है तो उसमें कोई ऐसा साहित्य नहीं होगा जो टिका रह जाएगा। तो बेस्ट सेलर में भी वही साहित्य टिकेगा आगे भविष्य में जिसमें दम होगा। लेकिन मैम, ये भी देखा जाता है अक्सर कि इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर को जल्दी पब्लिसिटी और रिकॉग्निशन मिल जाता है रादर देन हिंदी लिटरेचर। एक बात बताइए, पूरे विश्व भर में जी। जिस तरह से हमारे महाभारत और रामायण जी। या गीता भी मैं कह दूँ, जी। उसकी गूंज है, जी। उससे जिस तरह से विश्व जुड़ा हुआ है, जी। तो मुझे लगता है कि अंग्रेज़ी साहित्य का तो प्रभाव उस तरह से नहीं है जिस तरह से, क्योंकि ये तो ऐसी, क्योंकि मैं एक उदाहरण आपको दे रही हूँ। अभी मैं रूस में थी, मॉस्को में थी। जी। वहाँ पे मुझे रूस के एक व्यक्ति मिले जी। जो हिंदी भाषा भी जानते हैं और जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा, वो रामचरितमानस पर अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने बातचीत में कहा, औपचारिक भी कहा, उन्होंने अनौपचारिक भी कहा। उन्होंने कहा कि जो अयोध्या है वो पूरे विश्व की राजधानी है। अब आप देखिए कि हमारे संस्कृत की कृतियों ने, और रामचरितमानस तो आपका अवधि में लिखा गया है, लेकिन किस तरह से उसकी गूंज पहुंची है, और जो सूत्र निकल करके आए हैं, जीवन जीने के सूत्र, आज भी चले जाइए तो कृष्ण काव्य से, राम काव्य से किस तरह से पूरा विश्व जुड़ा हुआ। रूस में भी मैंने देखा लोगों को राधे राधे जपते हुए। चलिए, आप स्वीकारती हैं कि हिंदी भाषा और उसकी गूंज पूरे विश्वव्यापी है, लेकिन मुझे ये बताइए कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको देखें तो युवाओं का मोहभंग फिर हिंदी साहित्य से क्यों हो रहा है? हिंदी साहित्य से और हिंदी से जी। युवाओं का मोहभंग नहीं हो रहा है, कभी भी नहीं हो सकता ना। वो आपके देश की ज़मीन से जुड़ी हुई भाषा है ना? और मैं आपको एक परिदृश्य दिखा रही हूँ। जी। 2004 में, जी, मैं बहुत समय से हिंदी का अध्यापन कर रही हूँ। तो पहले जो विद्यार्थी आते थे, एक समय था जी, कि वो हिंदी में अगर आप आए, जब मैंने भी हिंदी में जब प्रवेश लिया तो मुझे लोग कहने लगे, अरे हिंदी में, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार के लिए कहाँ जा रही हिंदी में। एक वो समय था। मेरे विद्यार्थी जब शुरू में आते थे, मैंने पढ़ाना शुरू किया तो हिंदी विषय क्यों लिया, तो बहुत सारे बच्चों का जवाब होता था कि और कहीं एडमिशन नहीं मिला, नंबर कम आए थे। लेकिन आज विश्वविद्यालयों के हिंदी विभाग में जी, हाउसफुल बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत अच्छे नंबर पाने वाले विद्यार्थी हमारे हिंदी में प्रवेश लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषा से या हिंदी साहित्य से, हिंदी साहित्य के लेखक जितना उत्तर प्रदेश से और बिहार से साहित्य आ रहा है, जी, हिंदी के लेकर सबसे ज़्यादा साहित्य आपका हिंदी में लिखा जा रहा है। जी। तो मैं हिंदी को लेकर के बहुत निराश नहीं हूँ। तो आज के हिंदी लेखकों की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आप क्या देखती हैं? मतलब बाजार उनके लिए चुनौती है, प्रकाशक है, या फिर बेस्ट सेलर की होड़? हिंदी लेखकों के लिए सबसे बड़ी मैंने कहा ना कि सब बेस्ट सेलर की होड़ में नहीं है जी। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है, टेक्नो कल्चर ने जी, व्यक्ति को एक खोल में समेट दिया है। जी, आप बहुत ओपन नहीं होते हैं जी,
और हमारे जो लेखन में मैं जो चाह रही हूँ, जो सोच रही हूँ कि जो साहित्य होता है वो अंधेरे में रोशनी फेंकता है। अगर आप पुराने लेखक हैं, पहले से लिख रहे हैं, तो आप कोई कृति लेकर के आएंगे तो आपका पाठक आपसे ये जानना चाहेगा कि अब की बार आप नया क्या लेकर आए हमारे लिए। जी। और अगर कोई नया लेखक है तो नए लेखक से सवाल आप ये पूछ सकते हैं कि भाई तुम नए हो और क्या तुम्हारी झोली में कुछ ऐसा है जिस दुनिया को मैं नहीं जानती हूँ या मैं नहीं जानता, उस दुनिया को खोल के तुम मुझे दिखा सकते हो। जी। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिसको जनजी आप कह रहे हैं, जो ये टेक्नो फ्रेंडली जो जनरेशन है, नई जो एकदम जिसका जन्म ही ऐसे हुआ है कि वो कुछ ही महीने में मोबाइल उसके हाथ में है, तो उस पीढ़ी को समझना, जी। उसकी जटिलताओं को समझना। जी। आज आप निकले हैं और आपका 15-16 साल का बच्चा जो है अमेरिका चला जाता है, बाहर चला जाता है, उसके प्रेम प्रसंग 6 महीने में किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी का 2 महीने में हो रहा है, तो उनकी जो जटिलताएं हैं उनके जीवन की, टेक्नो संस्कृति से उत्पन्न जो जटिलताएं हैं, उसकी चुनौतियों को कैसे फेस कर रहा है, उसके प्रेम के मुहावरे कैसे हैं नए। तो ये जो नई दुनिया है, इसमें कोई ऐसा प्रामाणिक साहित्य आया आपके सामने, उसको आप कैसे लेकर के आए, क्योंकि लेखकों को बहुत हड़बड़ी है, जैसा आपने कहा कि जल्दी से किताब छप के, प्रकाशक को भी है जल्दी आ जाए, लोकार्पण हो जाए, फिर पुरस्कारों की दौड़ में आप आ जाएं। अच्छा लेखन तभी आता है जी। जब यातना की जमीन पक जाती है। जी। आपके अनुभव है, लेकिन साहित्य लिखने के लिए केवल अनुभव ही पर्याप्त नहीं होते हैं। अनुभव, केवल अनुभवों की चित्रशाला से कोई साहित्य अच्छा नहीं बन सकता है। जंगल से लकड़ी तो सभी काट के ले आएंगे, लेकिन उससे अच्छी कलाकृति कौन सा कलाकार बना पाएगा? वही बना पाएगा जिसके पास विजन होगा, एक दृष्टि होगी। तो अनुभव हम सबके पास है, आपके पास भी होगा, मेरे पास भी है जी। लेकिन उस अनुभव के साथ एक आइडिया होना चाहिए, वही जो है रचना की रीढ़ है। तो आप विजन क्या है? ये सही है कि आप देख रहे हैं यथार्थ को। हम कभी सत्य की कई परतें होती हैं, आपने कहा सतही यथार्थ के भी कई फ्लेवर हैं। आप यथार्थ को देख रहे हैं, लेकिन केवल जीवन का फोटोजेनिक चित्रांकन वही साहित्य नहीं होता है। जब आपकी कृति को कोई पाठक पढ़े, तो पढ़ने के बाद महीनों तक उसके मन मस्तिष्क में ये गूंज रहे कि इस कृति को पढ़ने के बाद कहीं एक नैतिक संवेदन था जिसको छुआ है। जी, चलिए अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं मैम। हिंदी भाषा आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या महत्व रखती है? हिंदी भाषा मेरे व्यक्तिगत जीवन में बहुत महत्व रखती है। मैंने बहुत संघर्षों के बाद, संघर्ष इसलिए कह रही हूँ कि हमारा जो समय था, उस समय हमें इतनी स्वतंत्रता नहीं थी कि हम अपने विषयों का चयन खुद कर पाएँ। जब मैं हाई स्कूल में थी तो मेरे पर परिवार का दबाव था कि साइंस ही पढ़ना है। मुझे लगा कि नहीं, मैं गणित नहीं पढ़ूंगी, बिल्कुल मेरी रुचि नहीं थी। मैं बहुत रोई, क्लास में रोई, टीचर ने बुलाया कि आबर में समझ में नहीं आ रहा है। पेरेंट्स को बुलाया गया तो मैंने माँ बाप से कहा कि मुझे गणित नहीं पढ़ना, मैं साइंस नहीं पढ़ना है। उनका नहीं पढ़ना तो साइंस पढ़ेगा, हम ट्यूटर लगा देते हैं।
क्योंकि मैं पढ़ना ही नहीं चाहती थी उसको, उस सब्जेक्ट को। तो फिर ये हुआ कि ट्यूटर आए तो मैं इधर उधर देखूं, पढ़ूं नहीं। फिर मेरे माँ बाप ने हार करके कहा कि चलो आर्ट्स के विषय दिलवाए, लेकिन फिर भी उनको लगा कि नहीं IAS बनना है, तो उस तरह से उन्होंने विषय दिलाया BA में भी। और फिर MA जब करने की बात आई तो मैंने उस समय लिखना शुरू कर दिया था, अखबारों में मैं लिखने लगी थी। तो मुझे लगा कि और रेडियो में भी जाना शुरू, मीडिया से जुड़ गई थी, तो ये लगा कि अगर मैं हिंदी भाषा में करूँगी तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। तो जब मैंने ये घर में कहा कि मैं MA हिंदी में करूँगी तो बहुत ज़्यादा विरोध हुआ जी। लगा कि नहीं, कहाँ जो है, लेकिन मैंने शुरू कर दिया था। जैसे हाई स्कूल में मैं अड़ गई थी तो मैं अड़ी वहाँ पर, तो मैंने हिंदी से MA किया। और बहुत सारे मेरे रिश्तेदार ऐसे थे जिनके घर में लोग ये कहते थे, जो हम उम्र थे, कि भाई ये तो साइंस से करी, इसको बहुत जल्दी नौकरी मिलेगी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो हिंदी से ही करना है। तो आज मैं जैसे ही MA किया, मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ा, तुरंत मुझे नौकरी मिली, मैं कभी खाली नहीं बैठी। और आज मैं जहाँ पर हूँ वो हिंदी की वजह से हूँ। मुझे अगर आप समझती हैं कि देश में या कहीं याद किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो हिंदी के लिए याद किया जाता है। तो हिंदी भाषा और साहित्य का मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में आई, अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से आपने समय निकाला, हमें समय दिया, बहुत आभार आपका। आपका भी बहुत बहुत आभार इतनी सुंदर बातचीत के लिए। नमस्ते।